हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बोला था कि अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट भेज दिया तो टॉर्क लग जाएगा। तो कितना टॉर्क लगेगा? तो इतना टॉर्क लग रहा है। इस टॉर्क को हम कहते हैं बेटा, इस टॉर्क को हम कहते हैं कि अप्लाइड टॉर्क। कौन अप्लाई कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। क्यों अप्लाई कर रहा है? उस कॉइल के थ्रू करंट जा रहा है ना, उसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसे कहेंगे अप्लाइड टॉर्क, है ना बेटा। तो अब इस अप्लाइड टॉर्क को रेस्पॉन्स कैसे दे रही है, वो कॉइल डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्शन के ऊपर। चलो बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, दो टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों। कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल में हम पहला कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे आपको, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जिस गैल्वेनोमीटर में कॉइल को सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड करना बोले तो लटकाना उसको, किसके आधार, किस आधार से? नाजुक सा धागा। किस मटेरियल से बना हुआ? फॉस्फर ब्रॉन्ज से बना हुआ नाजुक सा धागा, उस धागे से सस्पेंड किया गया ये रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है बेटा। तो सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन यहां बताता हूं बेटा। तो इसमें क्या होता है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाना है ना, तो हमें दो हॉर्स मैग्नेट लगते हैं बेटा। तो दो स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैग्नेट यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसी कॉइल को हम लटकाएंगे, उस कंस्ट्रक्शन को हम यहां बता रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीजी, देखो जिस प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है उस प्रिंसिपल को मैं आधा छोड़ के कंस्ट्रक्शन के ऊपर आया। क्यों आया? क्योंकि मुझे जो रेस्पॉन्स मिलेगा ये रेस्पॉन्स डिपेंड करेगा इस कंस्ट्रक्शन के आधार पे। अगर मैंने सस्पेंडेड कॉइल अगर बताना है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीजी में सस्पेंडेड, तो सस्पेंडेड का अगर बताना है पहला सस्पेंडेड, तो सस्पेंडेड में क्या होता है बच्चों? नाजुक से धागे से हम फॉस्फर ब्रॉन्ज से हम इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम लटकाया है बेटा। अगर इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम लटकाएंगे तो ये फ्रेम ऐसे झोके लेंगी, म्हणजे असं इकडे तिकडे भटकेल ना, म्हणून त्याला स्टँडिंग मध्ये जागच्या जागी रोटेट झालं पाहिजे। म्हणजे इथं थांबलो मी, स्टँडिंग जागच्या जागीच, असं इकडे तिकडे जात जात रोटेट नाही व्हायचं। म्हणून असे झोले घेईल ना, असं हे बघा ना, तुम्ही जर याला असं फक्त असं लटकवलात ना, तर असं असं झोले घेत 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 रोटेट होण्यात काही मतलब नाहीये। ती ताणून जर बांधलात तुम्ही याला, असं ताणून बांधलात खाली, टाईट केला त्याला, तर हे जागच्या जागीच काय होईल? रोटेट होईल। याला असं झोले घेऊ द्यायचं नाहीये। म्हणून या कॉइलला खाली स्क्रूच्या साह्यानं टाईट बांधलं जातं, असं एकदम टाईट केलं जातं बरं। ओके, आणि हा आहे हॉर्स मॅग्नेट, आणि हा नॉर्थ पोल आणि हा साऊथ पोल। स्ट्रॉंग मॅग्नेटच्या साह्यानं याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड बनवू शकता। आणि मग तुम्ही म्हणाल की मग डिफ्लेक्शन कसं दिसतं सर? तर डिफ्लेक्शन दाखवण्याचं काम मात्र आपल्याला इथं करायचं आहे। या फायबरला एक टिकलीच्या आकाराचा एक छोटासा मिरर इथं बसवायचा, रिफ्लेक्टिंग मिरर। आणि हा रिफ्लेक्टिंग मिररचं काम काय आहे बेटा? चिटकवलंय बरं, काम काय आहे? इट शोज द डिफ्लेक्शन इन दिस कॉइल। या कॉइल मध्ये झालेलं डिफ्लेक्शन दाखवतं। ओके, आणि मग हे मोजायचं कसं? मग तर ते मोजण्यासाठी काय होतं, आता या फायबरद्वारे काय करंट आत येतं, या फायबर मधून करंट आत येतं, याच्यातून गोल फिरतं आणि या वायरद्वारे करंट चाललंय। करंट फ्लोज थ्रू दिस गॅल्वेनोमीटर। आणि मग कॉइलवर काय होणार? टॉर्क ऍक्ट होणार। टॉर्क ऍक्ट झाला की कॉइल रोटेट झाली की मग हा मिरर रोटेट होणार। जर मिरर थीटा अँगलने रोटेट झाला ना,
तर आता काय करायचं, तर मिररचा उपयोग कशासाठी घ्यायला लागलोय बघा, लॅम्प अँड स्केल अरेंजमेंट वापरली जाते. लॅम्प अँड स्केल म्हणजे काय असते बाळांनो, एक फायबरची स्केल बनवली जाते, त्याच्यावर कॅलिब्रेशन असतं. 0 1 2 3 4 5 बड़ी लाइन, 3 अगले 5 डिवीजन बड़ी लाइन, अगले 5 डिवीजन बड़ी लाइन, ऐसे नंबर के अनुसार कैलिब्रेशन किया जाता है. ऐसे फाइबर की ये पट्टी एक स्टैंड के ऊपर बिठाना और स्टैंड के ऊपर बिठा के क्या करना, उसी के ऊपर ही, स्टैंड के ऊपर ही एक टॉर्च लगाना, सोर्स ऑफ लाइट. तो इस टॉर्च से हम इस मिरर के ऊपर लाइट डालेंगे तो नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे लाइट, तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होगी लाइट. तो नॉर्मल इंसिडेंट कर दिया, नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गया, तो जिस पॉइंट के जगह पे आपने रखा है सोर्स, उसी जगह पे लाइट आ गई. तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट का स्पॉट इस फाइबर के स्केल के ऊपर दिखा जाता है, आपको देखा जाता है. तो आपको पता चलेगा, तो नो डिफ्लेक्शन, तो यहां हम 0 लाइन एडजस्ट करेंगे, कैलिब्रेशन स्केल की 0 लाइन यहां एडजस्ट करेंगे. ये स्पॉट यहां, क्योंकि बारीक सा ये राउंड शेप मिरर है ना, तो स्पॉट हमें बारीक सा स्पॉट दिखेगा ये स्केल के ऊपर, है ना. तो उसको 0 लाइन पे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. ओके बेटा, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या है, 0. अब ये जो स्टैंड रखा है कितना दूर रखा है, ये डिस्टेंस हमें पता करना होगा. बताता हूं क्यों करना, बताता हूं बेटा. तो ये डिस्टेंस पता कैसे करते हैं, तो मेजर करो ना, ये मिरर कहां लगाया है, तो ये स्टैंड, ये जो गैल्वेनोमीटर जहां रखा है उससे स्टैंड का डिस्टेंस मेजर करोगे, तो ये डिस्टेंस मिल गया. अब देखो बेटा, जैसे ही करंट जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये कॉइल टॉर्क की वजह से रोटेट हो रही है, उसको जो फाइबर से लटकाया गया उसके अंदर ट्विस्ट बनेगा, फाइबर ट्विस्ट हो जाएगा. फाइबर जब ट्विस्ट होगा ना तो वो डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म हो गया, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी की वजह से फिर वो क्या करेगा, रिस्टोरिंग करने का प्रयास करेगा. अगर वो डिफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर इलास्टिसिटी है, ये फाइबर जो लिया, इलास्टिक फाइबर लिया है, वो इलास्टिसिटी की वजह से उसको रिस्टोर करने का प्रयास करेगा, तो उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा. वो जो फाइबर, जिस फाइबर को आपने उसको लटकाया है, वो फाइबर क्या कर रहा है, उसको रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है, वो प्रयास कर रहा है कि उसको वापस लाने का, क्योंकि इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी है टू अपोज द चेंज इन डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन को अपोज करने की उसके अंदर प्रॉपर्टी है. ये फाइबर इलास्टिक है, इसीलिए वो प्रयास करेगा वापस लाने के लिए. तो देखो बच्चों, अब जितना डिफ्लेक्शन थीटा इस मिरर ने बनाया है, जितने एंगल से ये कॉइल रोटेट हुई है, जितने एंगल से ये कॉइल रोटेट हुई है, उतने एंगल से मिरर रोटेट हो गया. जितना एंगल से मिरर रोटेट होगा उसके डबल एंगल से ये यहाँ का स्पॉट, इस स्केल के ऊपर जो लाइट का स्पॉट है ना बेटा, वो डबल एंगल से रोटेट होगा. तो जैसे ही यहाँ का स्पॉट यहाँ आ गया तो ये लेंथ हम नाप सकते हैं. ये हमारे लिए आर्क हो गए बेटा, आर्क. तो थीटा पता है, आर्क पता है, तो डिस्टेंस पता है ना बेटा. तो चलो, अब यहाँ इसका एंगल अगर थीटा है तो इसका एंगल डबल 2 थीटा लेंगे हम. अगर यहाँ देखो, ये लंबाई लेंगे आर्क अपॉन ये डिस्टेंस, आर्क अपॉन डिस्टेंस होगा, उसका डिफ्लेक्शन बताएगा. अगर ये 30 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ तो एक्चुअली यहाँ 15 डिग्री लेंगे. यहाँ अगर 60 डिग्री डिफ्लेक्शन दिख रहा है तो आपको यहाँ 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन लाइट के ऊपर परिणाम मिरर का होता है दुगना. अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो 2 थीटा से रिफ्लेक्टेड लाइट डिफ्लेक्ट होती है, तो उसका परिणाम, अगर यहाँ 60 डिग्री रोटेशन दिख रहा है तो एक्चुअल रोटेशन 30 डिग्री है कॉइल के अंदर. तो देखो, इस प्रकार हम डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं, और डिफ्लेक्शन मेजर करते हुए करंट मेजर करने का प्रयास करना है. तो चलो बच्चों, यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. यहां रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगा रहा है, फाइबर. तो रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा. तो रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड रहेगा बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क तो डिपेंड रहेगा डिफ्लेक्शन थीटा के ऊपर. अगर आपने इसके थ्रू करंट भेजने से
वो अगर कॉइल थीटा से डिफ्लेक्ट हो गई तो मिरर भी थीटा से डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसके ऊपर लगा हुआ टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा रिस्टोर करने का अपोज करेगा, है ना। तो रिस्टोरिंग टॉर्क टो इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा बोला जाता है बेटा। माइनस क्यों? क्योंकि थीटा अगर इधर दिया तो वापस लेके जा रहा है, तो जो भी थीटा एंगल से टॉर्क लगेगा उसके अपोज में टॉर्क लगता है, उसको रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है फाइबर, तो डिफ्लेक्शन थीटा के रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट कहेंगे बेटा। तो इस फॉस्फर ब्रॉन्ज का रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन सिर्फ बता रही है आपको दिशा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क अपोज करेगा डिफ्लेक्शन थीटा को। तो देखो बच्चों, थीटा को अगर अपोज करता है तो अब ये वापस ला रहा है फाइबर, और करंट मैग्नेटिक फील्ड उसको फिर उधर लेके जा रहा है। इसके दोनों के झगड़े में कॉइल कहीं ना कहीं रेस्ट हो जाएगी। अगर थीटा एंगल को अगर कॉइल रोटेट हो गई बोले तो रेस्ट हो गई, इसका मतलब इन्होंने लगाया है रिस्टोरिंग टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया है टॉर्क बिना, और इसका के थीटा जब दोनों एक दूसरे को मैच हो रहे हैं उसी जगह पे ये कॉइल रेस्ट हो रही है ना बेटा। अगर करंट जीरो हो गया ना तो डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो वापस आ जाएगा, पूरी की पूरी कॉइल वापस आ जाएगी। मगर यहां क्यों रुका है? क्योंकि वहां जो फोर्स उस पोजीशन के लिए, कॉइल के उस पोजीशन के लिए जितना टॉर्क फाइबर लगा रहा है उतना टॉर्क इस मैग्नेटिक फील्ड ने अप्लाई किया है। अगर दोनों इक्वल हुए तो कॉइल वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? किसी कॉइल के ऊपर फोर्स नहीं या टॉर्क नहीं तो वो कॉइल को हम बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो कॉइल को अगर, इस कॉइल को अगर एक जगह पे रुकाया है आपने, वो दिखा रही है कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रही है, यहां मिरर के अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन, इस स्केल के ऊपर परमानेंट डिफ्लेक्शन यहां दिख रहा है, इसका मतलब कॉइल रुक गई है। कॉइल क्यों रुक गई है? जितना टॉर्क इन्होंने अप्लाई किया है उतना रिस्टोरिंग टॉर्क ये उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो वहां रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से नेट टॉर्क जीरो हो गया। जब किसी बॉडी को के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होगा तब उस बॉडी का इक्विलिब्रियम एक्वायर होता है, उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। किसी बॉडी के ऊपर का नेट फोर्स जीरो होता है ना बच्चों, तब उस बॉडी को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर का टॉर्क जीरो होता है ना बच्चों, उस बॉडी को हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर ये डिफ्लेक्टेड कॉइल अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तब हम दोनों को क्या करेंगे? इस डिफ्लेक्टिंग अप्लाइड टॉर्क को ये क्या रिस्टोरिंग टॉर्क के साथ हम मैच करेंगे और रिलेशन निकालेंगे। तो चलो बच्चों, इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड, इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड, इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा। बीना को उसका भाई के थीटा के साथ मैच कर दिया है। तो चलो बच्चों, आई बन गया के अपॉन बान, के डिवाइडेड बाय बान इंटू थीटा। के कौन है? फाइबर का कांस्टेंट है। एन कौन है? नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस लूप है, कॉइल है। ये कौन है? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल है। बी कौन है? कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द टू हॉर्स शो मैग्नेट्स है। तो चलो बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, हेंस प्रूव। इस प्रकार बच्चों, ये जो प्रिंसिपल है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अब प्रूफ हो गया।
तो इसीलिए रेस्पॉन्स कौन दे रहा है? सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फाइबर देगा। ये इलास्टिक फाइबर फॉस्फर ब्रॉन्ज से बना होता है। आप बोलेंगे सर फॉस्फर ब्रॉन्ज का क्यों बनाया? वो भी बताऊंगा बच्चों, क्योंकि उसके पीछे कुछ स्वार्थ है। बिना स्वार्थ, बिना पर्पस आदमी कुछ नहीं करेगा बच्चों। तो इसके बिहाइंड स्वार्थ क्या है? उसकी सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी बढ़ाने का प्रयास है बेटा। अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो हमें के एज मिनिमम एज पॉसिबल चाहिए बेटा। ये जो कांस्टेंट है ना, इलास्टिक कांस्टेंट बोलेंगे हम, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, जो कम से कम रहेगा तब हम सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे। तो वो काम हमें सेंसिटिविटी के हेडिंग में करना है। अब फिलहाल यहां हम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रूव कर दिया, एक क्या सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को सामने लाए हुए। तो ये सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बोलो। अब उसी तरह दूसरा एक गैल्वेनोमीटर आएगा, उस गैल्वेनोमीटर को हम कहेंगे पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सेकेंड टाइप का गैल्वेनोमीटर है बच्चों पिवोटेड। पिवोटेड, इसे पिवोटेड क्यों कहा गया? क्योंकि इस कॉइल के, रेक्टेंगुलर कॉइल को हम दो स्प्रिंग से उसके बीच में पिवोट किया जाता है। कैसे पिवोट करना बताता हूं बेटा। अब देखो हमने यहां लटकाया था, यहां फाइबर से उसको टाइट कर दिया। अब यहां एक स्प्रिंग बताएंगे, ये स्प्रिंग उसको इधर खींच के रखेंगी और इधर वाला स्प्रिंग इसको खींच के रहेंगी। तो दोनों स्प्रिंग के झगड़े में इसको पिवोट करके रखा है ना। तो ये रह गया पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये ऊपर वाला स्प्रिंग उसको इधर हिला नहीं देता, इधर हिला नहीं देता, और नीचे वाला इसको इधर नहीं हिला देता। दोनों स्प्रिंग के बीच में उसको पिवोट किया है, उसको बीच में रखना, उसको पिवोट किया बोलते हैं बेटा। तो ऐसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। उसका भी कंस्ट्रक्शन कभी कभी पूछा जाता है। तो उसके अंदर क्या किया जाता है? ये लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट का लपड़ा उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ पॉइंटर होता है, एल्यूमिनियम का हल्का वेटेड, लाइट वेटेड एल्यूमिनियम होता है, इसीलिए उसको एल्यूमिनियम पॉइंटर को यूज करते हैं बेटा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बताता हूं। अब जो भी व्यू बता रहा हूं ना, यहाँ पे जो भी व्यू बता रहा हूं ना बच्चों, तो ये व्यू ऐसा है। देखो ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल है ना बच्चों, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, तो मैं ऐसा खड़ा नहीं दिखाऊंगा, उसको ऐसा दिखाऊंगा। और जो हॉर्सशो मैग्नेट ऐसे है ना बेटा, ऐसे दो हॉर्सशो मैग्नेट है ना, उसको ऐसा दिखा रहा हूं मैं। तो हॉर्सशो मैग्नेट ऐसे है। अब देखो बच्चों, इसको अगर पॉइंटर लगा दिया तो ऐसा घूमेगा ना। हाँ, तो ये व्यू है बेटा, ये आपको ये स्ट्रेट दिखेगा ना। यस, तो इस तरह अब यहां वर्टिकल व्यू उसको हॉरिजॉन्टल करके बता रहा हूं बेटा। तो इस कॉइल को खड़ा नहीं रखना, आड़ा रखना है ऐसा। तो ये बन रहा है, ये बन रहा है, क्या बन रहा है? पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हॉर्सशो मैग्नेट के बीच में आपने कॉइल को रखा है। ये कॉइल है बेटा, इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है और अंदर एक स्प्रिंग है, उसको स्प्रिंग है नीचे से। अब ये स्प्रिंग अब सामने आ गई है ना बेटा, और इस स्प्रिंग के साथ वहां पे क्या किया है? एक एल्यूमिनियम पॉइंटर बिठाया है और पीछे की तरफ एक स्प्रिंग है ना। देखो ना, इसको यहां एक स्प्रिंग है, यहां एक स्प्रिंग है ना। आपकी चाबी की वॉच रहती है ना, उसके अंदर जैसे स्प्रिंग होते हैं ना, वैसे स्प्रिंग होते हैं। ऐसे स्प्रिंग नहीं होते। ये हम चाबी देते ना, टॉयज होती है, देखो टॉयज होते हैं, हम चाबी देकर टॉयज को छोड़ दिए, वो भागता है। जैसे ही वो स्प्रिंग का टेंशन खत्म हो गया, वो वहां जाकर रुक जाएगा। तो उस प्रकार के स्प्रिंग होते हैं बच्चों। तो इस तरह यहाँ एक स्प्रिंग हुई है, पीछे की तरफ एक स्प्रिंग हुई है, तो क्या होगा? तो अब ये है उसका कॉइल का टर्मिनल, ये पॉइंटर है बेटा। तो ये है व्यू। अब यहाँ जो पॉइंटर है ना, वो डिफ्लेक्शन बताएगा, इसीलिए यहाँ हमने क्या किया? स्केल बना दिया, कैलिब्रेटेड स्केल बनेगी और इस पूरे अरेंजमेंट को बॉक्स में रखा जाता है बेटा। यह है पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन। तो यहां कैलिब्रेशन कैसे होता है? स्ट्रेट 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे करते करते 30 डिग्री तक इधर आता है, इधर भी 30 डिग्री तक होता है बेटा। ऐसा कैलिब्रेशन होता है, इधर 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री तक होता है, यहां 0 होता है बेटा। नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन विल बी 0। एज करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, देन डिफ्लेक्शन विल बी आइदर दिस साइड और दिस साइड, इधर होगा या इधर होगा, डिपेंड करेगा करंट थ्रू दैट कॉइल। इस कॉइल के थ्रू जो करंट जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्शन तय होगा। दीज आर द टू कंस्ट्रक्टिव डायग्राम्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स। इसमें भी कॉइल मूव हो रही है, इसमें भी कॉइल मूव हो रहे हैं, सो कॉल्ड एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, यहां स्प्रिंग, अब यहां रिस्टोरिंग टॉर्क किसने लगाया, धागे ने लगाया, कौन से, फॉस्फर ब्रॉन्ज के धागे ने। अब यहां कौन लगाएगा, यही रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा स्प्रिंग्स। तो यहां स्प्रिंग ने लगाया हुआ रिस्टोरिंग टॉर्क है, क्योंकि एक स्प्रिंग इधर उसको खींच के बैठी है, दूसरी इधर खींच के बैठ के, दोनों के बीच में ये पिवोट किया हुआ डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि दोनों में डिफॉर्मेशन हुआ है। तब वो दोनों स्प्रिंग उसको वापस लाने का प्रयास करेंगे। तो रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग बोलना बच्चों, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू धागा, फाइबर बोलना। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज फाइबर का रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा, इसको माइनस क्यों दिया, क्योंकि वो रिस्टोर कर रहा है। यहां अकेला नहीं, दो स्प्रिंग है, ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज जैसे मटेरियल से बनी हुई नाजुक सी स्प्रिंग होती है। तो इस स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस के थीटा, दोनों का भी वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है। तो इसीलिए बच्चों दो कंस्ट्रक्शन हुए हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन पूछा आपको, सस्पेंडेड का पूछा तो ये बताना, अगर पिवोटेड का पूछा तो ये बताना बच्चों, फिगर फेर मिल जाएगी आपको किताब में किसी भी। तो ये सस्पेंडेड पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन है। इसका फायदा क्या है, इसका तोटा क्या है, तो इसका एडवांटेजेस बता रहा हूं बच्चों मैं। तो इसका ये होने से इसका क्या फायदा है, तो देखो इसके लिए ज्यादा स्पेस लगती है, दूर रखा तो आर्क यूज होता है ना, तो ये ज्यादा स्पेस होगी, उसको ज्यादा स्पेस लगेगी, उसको कम स्पेस लगेगी, इसीलिए उसको पोर्टेबल कहा गया है, इसको नॉट पोर्टेबल कहा जाए। तो इट इज पोर्टेबल है, इसलिए हमारे लिए कन्वीनियंट है। दूसरी समस्या क्या है, इसमें कैलकुलेशन लेना होगा। यहां डायरेक्ट बता रहा है डिफ्लेक्शन, यहां आपको कैलकुलेट करके आर्क अपॉन रेडियस से डिफ्लेक्शन निकालना है। इट रिक्वायर सर्टेन कैलकुलेशन बट इट डजंट रिक्वायर सर्टेन कैलकुलेशंस, इट हैज डायरेक्टली वी नो द डिफ्लेक्शन, दैट इज अनदर कन्वीनियंट पॉइंट, एडवांटेजेस। तो ये पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेकंड एडवांटेज है, इट डजंट रिक्वायर द फर्दर कैलकुलेशन फॉर द डिफ्लेक्शन थीटा। यहां डायरेक्टली थीटा मेजर कर सकते हैं, यहां थीटा मेजर करने के लिए हमें कैलकुलेशन लगता है। ये दूसरा ड्रॉबैक है इसका फायदा है। तीसरा, इसमें क्या होता है, ये नाजुक होता है, इसमें सेटिंग लगती है पहले। ये कभी कभी ये जो चिपका हुआ मिरर है ना, पीछे की तरफ मुंह करके बैठा है, अगर गलती से ज्यादा करंट आ गया ना, वो गुस्से में आ जाता है, पीछे जाके बैठ जाता है, उसको खोल के पहले उसको सेट किया जाता है। तो इट रिक्वायर प्री सेटिंग, प्रयोग करने से पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसको प्री सेट करना पडता है। याला काय होतं, जास्तीचं करंट आला नाही, रुस्त म्हणजे कसं, सडनली जास्त डिफ्लेक्शन झालं की कॉइल वापस जाऊन बसते, वापस येतच नाही, कारण हे नाजूक असतं ना। अडकलेली कॉइलला तुम्हाला त्याला खोलावं लागतं, मग त्याला पुन्हा रुसू नको बाबा म्हणून समजून आणावं लागतं, आणि मग त्याला पुन्हा टाईट करून पुन्हा वापरावं लागतं। हे प्री सेटिंग रिक्वायर, इट डजंट रिक्वायर प्री सेटिंग, म्हणजे तिसरं ऍप्लिकेशन याचं, तिसरं ऍडव्हान्टेज याचं आहे। ओके बेटा, आणि हे नाजूक असतं, हे तुटलं की संपलं। हे मात्र रफ अँड टफ, कितीदा पडलं तरी काही फरक पडत नाहीये, म्हणून हा रफ अँड टफ आहे, हा नाजूक आहे, डेलिकेटेड आहे, आणि हा नॉट डेलिकेटेड। इट इज इझी टू हँडल, इट इज नॉट इझी टू हँडल, सो इट इज नॉट द
portable. That's why it is portable. These are some advantages of pivoted moving coil galvanometer जे आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये आपण वापरतोय ना, ज्युनियर कॉलेजच्या ज्या प्रयोगशाळेमध्ये आपण मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर वापरतोय ना, तो हा आहे बाळांनो. म्हणून जर समजा तुम्ही प्रयोग करायला लागलात, कोणी विचारलं सांग हे कोण आहे, हे काय आहे, प्रॅक्टिकल मध्ये जेव्हा एक्सटर्नल येतो तेव्हा हा विचारतो सांगा हे कोण आहे, तर तेव्हा गॅल्व्हनोमीटर आहे त्याच्यावर जी लिहिलेलं असतं, गॅल्व्हनोमीटर फॉर जी. ओके, मग तुम्ही म्हणाल मग कुठल्या प्रकारचं गॅल्व्हनोमीटर आहे, कारण थिअरी मध्ये शिकवलं असतं ना शिक्षकांनी, मग कारण सिलेबस मध्ये आहे म्हणून कुठल्या प्रकारचा गॅल्व्हनोमीटर आहे, तर जो दिसतो ना पॉइंटर त्याच्यामुळे त्याला म्हणायचं पिवोटेड मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर आहे. आणि याला सस्पेंडेड कॉइल गॅल्व्हनोमीटर आहे. याला लॅम्प अँड स्केलची गरज नाही, याला लॅम्प अँड स्केलची गरज आहे. म्हणून हे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. मित्रांनो, इथं आपण मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं कन्स्ट्रक्शन, दोन्ही प्रकारच्या मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं कन्स्ट्रक्शन शिकलोय आणि त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल सुद्धा शिकलोय. वर्किंग प्रिन्सिपल साठी हे कन्सिडरेशन आहे आणि त्याच्यानुसार हे टॉर्क ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड आणि टॉर्क ड्यू टू रिस्टोरिंग इलॅस्टिसिटी, इलॅस्टिक स्प्रिंगच्या न लावलेलं टॉर्क किंवा फायबर न लावलेलं टॉर्क, हे बिना हे अप्लाइड टॉर्क ड्यू टू करंट अँड मॅग्नेटिक फील्ड आणि हे आहे रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू इलॅस्टिसिटी. आणि या दोघांचा समन्वय साधला की ती कॉइल तिथं रेस्ट होत असते बाळांनो. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, इथं कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर संपलेला आहे बघा. म्हणजेच आपण मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटचा उपयोग घेऊन आपण गॅल्व्हनोमीटर बनवलं आणि गॅल्व्हनोमीटर ज्या कामावर, ज्या तत्वावर काम करतं ते तत्व आपण सिद्ध केलंय. म्हणून डिफ्लेक्शन कळलं, डिफ्लेक्शन मोजला, तिथं आणून ठेवलात की करंट भेटतं तुम्हाला. म्हणून युजिंग दिस गॅल्व्हनोमीटर वी कॅन मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इन बोथ द डायरेक्शंस. अगर करंट की दिशा बदल गई ना, डिफ्लेक्शन की दिशा भी बदलती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है. गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है, इट शोज बोथ साइड डिफ्लेक्शन फॉर द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांनो, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटचा पहिला ॲप्लिकेशन आपण पूर्ण केलेला आहे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर केलेलं आहे, मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं कन्स्ट्रक्शन केलंय आणि त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल सुद्धा इथं संपलेलं आहे. तर आता जाऊया आपण मधला एक छोटासा कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन आहे, म्हणजे व्हाय डज द रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड इज नेसेसरी फॉर मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊन येतोय रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड. तत्पूर्वी विश्रांती घेऊया. थँक्यू व्हेरी मच.